हाय दोस्तों। पिछले वीडियोस के अंदर हमने खासकर सिंक्रोनस मशीन के इंटरनल वर्किंग के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें कि हमने उसके कंस्ट्रक्शन पे बात की, जिसमें कि हमने उसके ईएमएफ के बारे में बात की, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात की और हार्मोनिक्स के बारे में बात की। अब जैसा मैंने आपको बताया था, आगे जाते हुए हमारा ज्यादा फोकस किस पे रहेगा कि मशीन के एनालिसिस पे, कि किस तरह से मशीन को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो मशीन को मॉडल करने में काम आएंगे, कैसे उसका इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन होगा। तो इन सब चीजों पे आगे हमारा फोकस रहने वाला है। बट वहां तक जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे, जिसको हम कहते हैं टॉर्क प्रोडक्शन इन सिंक्रोनस मशीन। तो हमें ये देखना है कि सिंक्रोनस मशीन में टॉर्क कैसे बनता है, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है टॉर्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और टॉर्क एंगल या मशीन का एक तरह से वेक्टर डायग्राम कैसे हम लोग शो करते हैं। अब देखो, टॉर्क के बारे में काफी हद तक हमने डिस्कशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले टॉपिक में भी किया है, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है रोटेटिंग मशीन्स के अंदर, और फिर टॉर्क एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जिसमें मैंने ये बताया था कि स्टेटर और रोटर 2 एमएमएफ होंगे। फिर टॉर्क निकालने के लिए स्टेटर और रिजल्टेंट का भी यूज कर सकते हो, रोटर और रिजल्टेंट का भी यूज कर सकते हो, या स्टेटर रोटर का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपना पूरा फोकस रहेगा टॉर्क डिस्कशन पे, टॉर्क प्रोडक्शन का प्रोसेस समझने पे। तो टॉर्क इन सिंक्रोनस मशीन्स। अब देखो, इसके अंदर मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो ये है कि जनरेटर और मोटर दोनों के अंदर कैसे मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो पहला केस इसीलिए हम उठा रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर का, ठीक है भाई। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला टॉपिक कवर किया था, तो मैंने ये बताया था जनरेटर के अंदर जनरली दो टॉर्क होते हैं। एक होता है अपना प्राइम मूवर टॉर्क और एक होता है डेवलप टॉर्क। प्राइम मूवर टॉर्क रोटर को घुमाने का काम करता है, वहीं जो डेवलप टॉर्क होता है वो रोटेशन को अपोज करता है। और मैंने ये भी बताया था रोटेशन को जो टॉर्क सपोर्ट करेगा वो एनर्जी को डिलीवर कराएगा, और जो अपोज करेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कराएगा। और सिंस की एनर्जी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जानी चाहिए जनरेटर के अंदर, तो प्राइम मूवर वाला टॉर्क सपोर्ट करता है और डेवलप टॉर्क अपोज करता है। अब देखो, हम लोग किस तरह से शो करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को, स्टेटर और रोटर को। पहले मैं स्टेटर बना लेता हूं, फिर मैं सेलिएंट पोल रोटर का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, क्योंकि सेलिएंट पोल रोटर से ना पोल समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मान लो इस टाइप से हमारा स्टेटर है। अब स्टेटर पे मैं 4 कॉइल्स रख देता हूं, एक ही फेज की 4 कॉइल्स हैं, हमें तीनों फेज देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मैं रोटर बना लेता हूं। रोटर जो मैं बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, 4 पोल का रोटर बना रहा हूं, ठीक है। 4 पोल का हम रोटर डिजाइन कर रहे हैं। तो इस टाइप से 4 पोल मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये 4 पोल हो गए। अब देखो, ये पोल्स जो है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से 4 पोल हो गए हमारे। अब ये जो रोटर है, ये एक प्राइम मूवर से कपल्ड होगा। तो यहां पे क्या लग रहा होगा, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, एक मोटर हो सकती है, एक टरबाइन हो सकती है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो आपके रोटर को रोटेट करवाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइम मूवर। अब मान लो कि प्राइम मूवर इस रोटर को ऐसे घुमा रहा है, तो ये किसका टॉर्क है, प्राइम मूवर का टॉर्क है। तो इसका रोटेशन भी कैसे होगा, इसी टाइप से। तो जिस डायरेक्शन में प्राइम मूवर टॉर्क अप्लाई करता है, उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करता है। बात क्लियर हुई। अब जनरेटर में जब कभी ईएमएफ निकालने की बात आए, जब कभी ईएमएफ के बारे में सोचना है, तो हमें क्या करना है, V क्रॉस B से जाना है। लेकिन V क्रॉस B लेते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि V शुड बी द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो इसमें लिखना, इन सिंक्रोनस जनरेटर द मैग्नेटिक फील्ड इज
produced by the rotor and EMF is induced in the stator. So while computing the EMF induced in stator conductor, we must consider velocity of stator conductor with respect to the rotor pole. ठीक है, तो जब रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रोटर को स्टेशनरी मान करके ऐसा मान लो कि ये कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। ठीक है, रोटर को अगर स्टेशनरी माने तो रोटर के रिस्पेक्ट में कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज जाता दिखेगा। अब इस लॉजिक से अगर हम ईएमएफ इंड्यूस निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं एक्स वाई जेड एक्सेस बना देता हूं। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब देखो नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी जेड में होगी, और ये वेलोसिटी माइनस वाई में है, लेफ्ट में है। तो माइनस वाई क्रॉस जेड क्या होगा? माइनस वाई क्रॉस जेड होगा माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब अंदर। फिर ये वेलोसिटी अपवर्ड्स आई, ये वेलोसिटी अपवर्ड्स माने जेड, मैग्नेटिक फील्ड साउथ की अंदर होती है, अंदर माने माइनस वाई, तो जेड क्रॉस माइनस वाई क्या होगा? एक्स। सेम वे में क्रॉस एंड डॉट। ठीक है, सिर्फ v क्रॉस b करना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना, कंडक्टर की वेलोसिटी देखनी है, पोल की नहीं। जब भी v क्रॉस b लगाओगे उसमें कंडक्टर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी z, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है माइनस वाई, z क्रॉस माइनस वाई, चाहे तो ऐसे देख लो z क्रॉस माइनस वाई बाहर की तरफ यानी x। अब ये जो डॉट क्रॉस सेटअप हुए हैं ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो डॉट की मैग्नेटिक क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, तो देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज। साउथ की डॉट की कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्रॉस की फिर से क्लॉकवाइज। फिर डॉट की वापस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों रेड लाइन है बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यहां प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्थ पोल। ये दोनों जो लाइन है ये स्टेटर के अंदर जा रही हैं तो साउथ, स्टेटर से बाहर तो नॉर्थ, स्टेटर के अंदर तो साउथ। तो स्टेटर पे भी हमारे 4 पोल प्रोड्यूस हो गए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये 4 पोल बन गए, देखो मैं सर्कल कर देता हूं। अब देखो इस तरह से क्या हुआ कि एक मैग्नेट स्टेटर पे फॉर्म हो रहा है, या ये कह लो 2 मैग्नेट स्टेटर पे फॉर्म हो रहे हैं नॉर्थ साउथ, और 2 मैग्नेट रोटर पे हैं नॉर्थ साउथ। अब ये मैग्नेट्स जो होंगे ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, जिसकी मदद से टॉर्क बनता है। कैसे? देखो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा लेफ्ट में, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा तो अवे, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो टूवर्ड्स, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा अवे, ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स, ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा अवे, ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स। तो ये पूरा टॉर्क कैसे बन गया जो मैंने ग्रीन में दिखाया है? ये प्राइम मूवर से अपोजिट बन गया, और इसे कह दोगे डेवलप्ड टॉर्क। और मैंने यही चीज इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले टॉपिक में बोली भी थी कि डेवलप टॉर्क जो है रोटेशन को अपोज करेगा या प्राइम मूवर टॉर्क को अपोज करता है। तो प्राइम मूवर टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो डेवलप टॉर्क बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें लिखना when EMF is induced in the stator, the current in the stator winding produces stator poles. These poles apply a force
on the rotor poles, and this force is responsible for production of developed torque. ठीक है, तो डेवलप टॉर्क कौन बना रहा है? स्टेटर और रोटर के पोल्स के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये टॉर्क क्लियर हुआ? ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है टॉर्क का कैसे बनता है। अब देखो इसमें हमने जब पोल्स बनाए रोटर पे, सॉरी स्टेटर पे, तो इसमें ध्यान दो कि स्टेटर पे कितने पोल्स बने? 4। रोटर पे भी कितने थे? 4। तो क्या होता है कि स्टेटर और रोटर पे सेम नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस होते हैं, तभी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, फॉर टॉर्क टू बी प्रोड्यूस्ड द स्टेटर एंड रोटर शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब देखो अगर सेम नंबर ऑफ पोल्स ना हो तब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पोल्स अगर नहीं हुए तब क्या होगा, ये भी चीज देख लेते हैं कि ऐसा मैंने कैसे बोल दिया कि सेम नंबर ऑफ पोल होना जरूरी है। अब मान लो कि स्टेटर पे 2 ही पोल्स होते, ये नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी रोटर पे 2 ही पोल होते। अब स्टेटर पे मान लो 4 पोल होते, नॉर्थ, साउथ, या चलो बीच बीच में ले लो, ऐसे बिल्कुल अलाइन करके मत लो, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे मान लो 4 पोल स्टेटर पे होते। अब ये नॉर्थ इस साउथ को करता है अट्रैक्ट, ये साउथ इस साउथ को करता रिपेल, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को करता रिपेल, ये साउथ इस नॉर्थ को करता अट्रैक्ट। अब देखो ये वाला जो टॉर्क बना, ये बना क्लॉकवाइज और ये बना एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे रिजल्टेंट टॉर्क क्या बना? 0। तो जब कभी दोनों पे सेम नंबर ऑफ पोल्स नहीं होंगे, देन द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी 0। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इफ स्टेटर एंड रोटर डू नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ पोल्स, then net torque produced is always 0। इसीलिए देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, 1 मार्क क्वेश्चन किसी एग्जाम में बहुत इजी सा पूछ सकता हूं। जैसे मान लो इंडक्शन मोटर का पूछूं, द a 3-phase 6-pole 50 hertz induction motor has a rotor of 3-phase 20 hertz 8-pole, what is the steady state speed of the rotor। अब इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो, स्टेटर पे मैंने 6 पोल बोला और रोटर पे मैंने 8 पोल बोला। अगर ऐसा हुआ तो तुम सीधे सीधे आंसर लगा दोगे 0, क्योंकि मशीन काम ही नहीं कर सकती अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ पोल्स ना हो। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, टॉर्क प्रोडक्शन की एक एसेंशियल कंडीशन होती है दैट बोथ स्टेटर एंड रोटर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। और देखो हमेशा किसी भी रोटेटिंग मशीन का जो टॉर्क है ना, वो इस तरह से मैग्नेट्स के इंटरेक्शन से हमेशा डिराइव कर सकते हो। अगर मैग्नेट्स बना सकते हो स्टेटर और रोटर पे, तो तुम ये भी बता सकते हो कि टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब इसके बाद देखो टॉर्क का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन वाले टॉपिक में, वो हमने एमएमएफ की टर्म्स में पढ़ा था। तो वैसे भी देख लेते हैं भाई। अब वैसे कैसे देखेंगे, देखो ये मैंने बना लिया स्टेटर, ठीक है, ये तो काफी खैर खराब सा बन गया, थोड़ा सा बेहतर सर्कल बनाते हैं। ये मान लो मेरा स्टेटर है, अब मैंने बीच में ये सेलिएंट पोल रोटर बना दिया। अब देखो क्या होगा, मैंने कितने पोल्स लिए यहां पे? 2 पोल्स ले लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी रोटर की, वो कैसे बनेगी? नॉर्थ से बाहर की तरफ। तो हम कहते हैं दिस इज एमएमएफ ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर पे एक सर्कल और बना लेते हैं ताकि ये
फिगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये एमएमएफ हो गया स्टेटर वाइंडिंग का। अब देखो दो पोल लेने के पीछे रीजन क्या है यहां पे कि इलेक्ट्रिकल एंगल होता है P/2 टाइम्स मैकेनिकल एंगल। तो अगर पोल्स दो ही लोगे तो इलेक्ट्रिकल एंगल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एंगल। ठीक बात है, ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या करते हैं, देखो ये जो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ है, पहली बात मेरी समझो, ये जो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ है, फील्ड वाइंडिंग डीसी एक्साइटेड है और डीसी एक्साइटेड वाइंडिंग से कभी भी फेजर डायग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, तो डीसी वाइंडिंग से जो भी डायग्राम बनेगा वो वेक्टर डायग्राम होगा, वेक्टर्स बनेंगे। लेकिन सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें स्पेस और टाइम ये दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड हैं, तो इसीलिए वेक्टर्स और फेजर्स इन दोनों को एक साथ बनाते हैं। लेकिन एक साथ बनाने के लिए जो एंगल्स यूज होते हैं, वी ऑलवेज यूज इलेक्ट्रिकल एंगल रेदर देन मैकेनिकल एंगल। तो अगर दो ही पोल ले रहा हूं तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो समझना आसान है। अगर मैं 4 या 6 पोल लेता तो मुझे वेक्टर्स को इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करके ड्रॉ करना पड़ता। तो एक पॉइंट लिखना, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन is DC excited, so its MMF cannot be drawn as a phasor, but it is a vector. And since we have to draw phasors and vectors on the same axis, we make use of electrical angle instead of mechanical angle. ठीक है, next point. In a synchronous machine, the space and time quantities are related to each other, due to which we draw phasors as well as vectors in the same diagram. ठीक है, अब ये जो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ है इसकी वजह से ईएमएफ बनेगा, लेकिन ईएमएफ हमेशा एमएमएफ को कितने एंगल से लैग करता है, 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये जो है ना ये ईएफ क्या है, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग, जिसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था ना KW की टर्म्स में, ये वही ईएमएफ है। और ये फील्ड वाइंडिंग के एमएमएफ या फ्लक्स से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल लैग करता है। अब मशीन में लोड लगे होने के कारण इस ईएमएफ से जो करंट बनता है वो ईएमएफ से भी लैग करता है। ये करंट है आर्मेचर करंट। ठीक है, ये करंट है अपना आर्मेचर करंट, और ये ईएमएफ से लैग कर रहा है बाय एन एंगल साई। अब ये साई क्या चीज है भाई, साई कहलाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। जैसे डीसी मशीन की तरह ही सोचो, डीसी मशीन के अंदर भी दो वोल्टेज होती हैं, एक डेवलप्ड ईएमएफ और एक टर्मिनल वोल्टेज। तो पावर फैक्टर हमेशा टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में लिया जाता है, ना कि ईएमएफ और करंट। इसलिए ईएमएफ और करंट के बीच के पावर फैक्टर को कह दिया इंटरनल पावर फैक्टर। बात समझ आई? आउटपुट पे जो वोल्टेज और करंट मिलेगा उसमें एंगल क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। अंदर के वोल्टेज और करंट में जो मिलेगा दैट इज इंटरनल पावर फैक्टर, इसलिए इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अब जब वाइंडिंग में आईए फ्लो करेगा जैसे हमने यहां दिखाया है, तो ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो ग्रीन वाले पोल्स हैं। अब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसका भी एमएमएफ दिखाना पड़ता है, जिसे कह देते हैं एफ ए आर। अब ये एफ ए आर होता है आर्मेचर रिएक्शन, जो डीसी मशीन में भी जिस बारे में बात की थी मैंने क्या बताया था, आर्मेचर जो भी फ्लक्स या एमएमएफ बनाता है दैट इज सेड टू बी आर्मेचर रिएक्शन। अब स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप है, इस एयर गैप के अंदर दो एमएमएफ आ रहे हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग का और एक आर्मेचर का, और दोनों का रिजल्टेंट अगर निकाल लिया जाए, दोनों का रिजल्टेंट अगर निकाल लिया जाए तो ये बन जाता है एफ आर, दैट इज रिजल्टेंट एमएमएफ।
ठीक है भाई, ये बात समझ आई। 2 एमएमएफ है हमारे पास, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों का टोटल बनता है रिजल्टेंट। लेकिन अब देखो, दोनों फेजर या दोनों वेक्टर को तभी ऐड कर सकते हो जब वो दोनों आपस में रेस्ट पे हों। कोई भी दो फेजर या दो वेक्टर कैन ओनली बी एडेड इफ दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब रोटर तो घूमता है एनएस से, तो रोटर का एमएमएफ भी घूमता है एनएस से। लेकिन ये चीज हमने रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में बात की थी कि स्टेटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड वो भी कितने से घूमती है, एनएस से। और जब दोनों एनएस से घूम रहे हैं तो दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इसमें लिखना, द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड rotates at synchronous speed as per revolving field theory, and the rotor magnetic field rotates with the rotor at synchronous speed. So both the magnetic fields are stationary with respect to each other. ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगी। And this is another essential condition for torque production. ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्टेशनरी रहें। इस बारे में मैंने आपसे बात की थी जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला टॉपिक कवर किए थे। अब मैंने क्या बताया था, अगर ये एंगल लैम्डा होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, -p/2 म्यू नॉट पाई RL/G FF sin लैम्डा। तो हमने बोला था एक कांस्टेंट टॉर्क बनाने के लिए ये जो एंगल लैम्डा है दिस शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट कब होगा, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रेस्ट पे रहें या दोनों घूमे तो सेम स्पीड से ही घूमे। तो यहां लैम्डा को क्या कह देते हैं, लैम्डा कितना आ रहा है 90 + I, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क एंगल। ठीक है, जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है। और ये जो FF और FR के बीच का एंगल होता है ये डेल्टा होता है। टॉर्क डेल्टा के भी, साइन डेल्टा के भी प्रोपोर्शनल आता है। हमने देखा था ना, टॉर्क 3 पे प्रोपोर्शनल हो सकता है, साइन लैम्डा, साइन डेल्टा S और साइन डेल्टा R। डेल्टा S था एंगल विद द स्टेटर, डेल्टा R था एंगल विद द रोटर। बट जनरली ये जो डेल्टा होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली पावर एंगल या लोड एंगल, या इसको भी कह सकते हो टॉर्क एंगल। तो न्यूमेरिकल्स में जब पूछा जाता है ना टॉर्क एंगल, पावर एंगल, लोड एंगल, तो वो ये एंगल डेल्टा निकाला जाता है। मैंने अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला, इस चीज का मैं बिल्कुल समझाऊंगा आगे चल के कि ये डेल्टा पावर एंगल कब नहीं होगा। जब ये चीज समझ जाओगे तो ये भी बात समझ जाओगे एंगल पावर एंगल के अप्रोक्सीमेट होता है, कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मशीन पे, वो आगे चल के बात करेंगे, अभी उस बात को छोड़ दो। अभी क्या याद रखो, अगर किसी क्वेश्चन में लोड एंगल, टॉर्क एंगल, पावर एंगल की बात करें तो तुम लैम्डा नहीं निकालोगे, तुम क्या निकालोगे, तुम निकालोगे डेल्टा। ये समझ आया। अब बात आती है देखो टॉर्क की, कि टॉर्क कैसे बनता है। तो टॉर्क बनने की कंडीशन ये होती है कि रोटर एमएमएफ शुड ट्राई टू कैच द स्टेटर एमएमएफ। रोटर वाला FF है, स्टेटर वाला FAR है। तो जो टॉर्क बनेगा, टॉर्क विल बी लाइक दिस विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डेवलप्ड टॉर्क। तो इसमें लिखना, इन अ जनरेटर the torque is produced due to interaction of stator and rotor MMF, and the direction of torque is such that it tries to reduce the angle between the stator and rotor MMF, but since both rotate at the same speed, the angle between them remains constant. ठीक है, दोनों सेम स्पीड पे घूमने के कारण इनके बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है।
अगला पॉइंट लिखना, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड tries to align the torque produced tries to align the stator and the rotor mmf, so the rotor mmf tries to catch the stator mmf. ये हर मशीन के अंदर ध्यान रखना कि आइडियल पोजीशन दो मैग्नेट्स की तब होती है जब वो पैरेलल हो जाएं। पैरेलल होने से क्या होता है, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल एक साथ, साउथ साउथ पोल एक साथ, इससे बेस्ट पोजीशन हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए कभी भी जब दोनों मैग्नेट बनेंगे, एक स्टेटर पे और एक रोटर पे, तो वो ट्राई करते हैं अलाइनमेंट ऑब्टेन करने का। अब स्टेटर तो घूम नहीं सकता, तो घूमता है रोटर, और वो कोशिश करता है कि रोटर का एमएमएफ स्टेटर के एमएमएफ के पैरेलल आ जाए। इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं टॉर्क की डायरेक्शन जनरली दैट द स्टेटर एमएमएफ ट्राइज टू कैच द रोटर एमएमएफ। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये पॉइंट, तो सॉरी, रोटर एमएमएफ ट्राइज टू कैच स्टेटर एमएमएफ, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो इसमें लिख भी लो, इन अ रोटेटिंग मशीन the torque produced is such that the rotor mmf always tries to catch stator mmf. अब देखो यहां पे ना टॉर्क के बारे में दो तीन बातें हो गई हमारी। दो तीन बातें क्या क्या समझ आ गई? एक तो एंगल लैम्डा समझ आ गया, ठीक है, एक एंगल साई समझ आ गया, ईएफ और आईए के बीच का एंगल साई। एक बात हमें यह समझ आ गई कि पावर एंगल, लोड एंगल, टॉर्क एंगल किसे बोलेंगे? डेल्टा को, जो कि एफएफ और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। फिर हमने यह समझ लिया कि टॉर्क ऐसा बनता है कि रोटर का एमएमएफ स्टेटर के एमएमएफ को कैच करने की कोशिश करता है। दोनों की स्पीड सेम होगी तभी टॉर्क बनेगा, और दोनों के पोल्स सेम होंगे तभी टॉर्क बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इसमें ऐसा कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टॉर्क प्रोडक्शन करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टॉर्क प्रोडक्शन। तो इसमें लिखना, बोथ मैग्नेटिक फील्ड और एमएमएफ शुड रोटेट एट द सेम स्पीड। अगला, स्टेटर एंड रोटर शुड हैव सेम नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तीसरा, रोटर एमएमएफ ऑलवेज ट्राइज टू कैच स्टेटर एमएमएफ। ठीक है, चौथा, एंगल बिटवीन फील्ड एमएमएफ एंड रिजल्टेंट एमएमएफ इज कॉल्ड लोड एंगल, पावर एंगल, लोड एंगल स्लैश पावर एंगल, एंड समटाइम्स टॉर्क एंगल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? अब आते हैं मोटर के केस पे। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में मोटर के बारे में क्या बताया था कि मोटर में भी दो टॉर्क होते हैं। एक होता है डेवलप टॉर्क जो मोटर को घुमाने की कोशिश करता है, और एक लोड टॉर्क जो मोटर को रोकने की कोशिश करता है। तो जो मोटर को घुमाएगा वो एनर्जी डिलीवर करेगा, और जो मोटर को रोकेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी फ्लो करती है मोटर से लोड की तरफ, और यही जनरल वर्किंग होती है एक मोटर की। ठीक है, फिर चाहे इंडक्शन हो, चाहे सिंक्रोनस, चाहे डीसी, बट मोटर में होता यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या डेवलप टॉर्क रोटेशन अटेम्प्ट करता है, और लोड टॉर्क उसे ब्लॉकिंग अटेम्प्ट करता है। अब मोटर के अंदर जनरली क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग के पोल्स स्टैब्लिश्ड रहते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट भी पहले से फ्लो करा दिया जाता है। ये चीजें होने के बाद हम क्या करते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क डिराइव करते हैं। देखो कैसे। अभी देखो, ये मान लो कि रोटर घूम नहीं रहा है, ठीक है ना, ऐसा मान लो कि रोटर नहीं घूम रहा है अभी, और रोटर पे लेकिन फील्ड वाइंडिंग की वजह से पोल्स बने हुए हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब यहां जो भी कॉइल्स हैं, इनमें अपनी मर्जी का करंट फ्लो कराना है हमें, तो हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट।
अपनी मर्जी से लगा लो, डॉट क्रॉस कर लो या क्रॉस डॉट। अब देखो ये जो डॉट और क्रॉस तुमने बनाए हैं ये अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अगेन क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज, डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज और डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस की वजह से फिर से क्लॉकवाइज और डॉट की वजह से फिर से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर घुस रही है ये ऑब्वियसली बनाएगी साउथ पोल, जो बाहर आ रही है वो बनाएगी नॉर्थ, फिर जो अंदर जा रही है साउथ, फिर जो बाहर आ रही है वो नॉर्थ। स्टेटर से बाहर मतलब स्टेटर से रोटर की ओर, ये मत सोचना मशीन के ही बाहर निकल गई। स्टेटर से बाहर का मतलब होता है रोटर की तरफ, और रोटर से बाहर होता है स्टेटर की तरफ। ठीक है, अब देखो ये जो साउथ पोल है इस साउथ को रिपेल करेगा, ये नॉर्थ पोल इसे अट्रैक्ट करेगा, फिर ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को रिपेल, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट। तो इस वजह से ये टॉर्क बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या डेवलप्ड टॉर्क। तो डेवलप्ड जो होता है ना टॉर्क मशीन के अंदर जो बनता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टॉर्क क्या करेगा, ये मोटर को घुमाने की कोशिश करेगा इसी डायरेक्शन में। तो लोड जो टॉर्क लगाएगा, लोड इस पे उल्टा टॉर्क लगाएगा क्योंकि रोकने की कोशिश करेगा, तो लोड का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, मोटर का टॉर्क और स्पीड होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी मोटर वर्क करेगी। तो क्या करना है, मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग के पोल्स मान लो और स्टेटर के अंदर अपनी मर्जी से करंट मान लो। अब ये जो दोनों पोल्स बनेंगे इनसे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसी के हिसाब से मोटर रोटेट करती है। तो इसमें लिख लेना, इन सिंक्रोनस मोटर current is supplied to the stator and field poles are established by field current, and by the interaction of field and armature poles torque is produced on the rotor and the motor rotates in the same direction as the developed torque. ठीक है, next point, the load torque is opposite to the direction of rotation and hence it opposes the developed torque. ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने जनरेटर के अंदर एनालिसिस किया था अभी फेजर वेक्टर डायग्राम बना के, सेम एनालिसिस मोटर में भी हो सकता है। लेकिन क्या फर्क होता है जनरेटर और मोटर के अंदर, कि जनरेटर करंट डिलीवर करता है, पावर डिलीवर करता है, इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर वहीं करंट और इलेक्ट्रिकल पावर एब्जॉर्ब करती है। तो हो क्या जाता है, देखो अगर कोई वाइंडिंग है, जैसे ऐसे मान लो ये डॉट है ये क्रॉस है, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी, डॉट की बनेगी एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस की बनेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इधर ऊपर की तरफ आ गई ना। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो कि अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, जैसे मोटर जनरेटर में यही तो हो रहा है, जनरेटर की वाइंडिंग करंट को डिलीवर करा रही है और मोटर की वाइंडिंग करंट को एब्जॉर्ब करा रही है। तो क्रॉस की वजह से इधर बनेगी क्लॉकवाइज और डॉट की वजह से इधर बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आ गई। कहने का मतलब यह हुआ कि जनरेटर और मोटर के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से उनसे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। तो एक पॉइंट ये लिखना, while drawing the phasor or vector diagram of a motor we must take care that the direction of current in a motor is opposite to a generator, due to which the magnetic field produced by the armature current
इन अ मोटर इज ऑपोजिट टू द जनरेटर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि जनरेटर से उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मोटर के अंदर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब देखो फिर से सेम चीज डिराइव करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ। हमने बोला था ईएमएफ इससे 90 डिग्री लैग करता है, तो ये आ गया ईएमएफ। ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेके चलेंगे। मैंने बताया था सारा डायग्राम इलेक्ट्रिकल एंगल में ही बनता है। अब लैगिंग लोड की वजह से करंट कर जाएगा लैग। कितना लैग कर जाएगा भाई? करंट लैग कर जाएगा बाय एन एंगल साई। अब ये तो देखो करंट का फेजर है। करंट के फेजर में करंट की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि करंट आ रहा है या फिर जा रहा है। ये एंगल क्या बताता है? साइन ओमेगा टी के साथ लिखा जाने वाला एंगल है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट करंट डायरेक्शन। एक चीज ध्यान रखो, फेजर में कभी भी करंट की डायरेक्शन नहीं होती। करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ऐसी डायरेक्शन होती ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो एंगल फाई दिखा देते हैं। आ रहा है जा रहा है से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। सेम चीज है कि यहां करंट फेजर है, लेकिन हम ये जानते हैं कंसेप्चुअली कि करंट का फ्लो रिवर्स हुआ होगा जनरेटर के मुकाबले मोटर में, जिस वजह से उस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी पलटी होगी। इसीलिए क्या कर देते हैं इस डायग्राम में एफ ए आर करंट के साथ ना दिखा के अपोजिट दिखा देते हैं। क्यों दिखाया? रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन रिवर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहां फेजर और वेक्टर सब ना एक साथ बन रहे हैं। फिर इन दोनों को ऐड करके बन जाता है ये रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक है, आगे चल के भी ना ये टर्म्स बहुत ज्यादा आने वाली हैं, एफ एफ, एफ ए आर और एफ आर। अब हमने बोला था एफ एफ और एफ ए आर के बीच का जो एंगल होता है ये होता है लैम्डा। अब देखो ये एंगल तो साई था, तो इस बार लैम्डा कितना हो गया? 90 माइनस साई। ठीक है, जैसे जनरेटर में 90 प्लस साई था या 90 माइनस साई। अब एफ एफ और एफ आर के बीच का एंगल होता है डेल्टा। डेल्टा को हमने क्या बोला था? पावर एंगल या लोड एंगल या टॉर्क एंगल। ठीक है, लैम्डा भी टॉर्क एंगल होता है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए डेल्टा का यूज करेंगे। अब मैंने बोला था टॉर्क की डायरेक्शन कैसे मालूम चलती है? टॉर्क की डायरेक्शन मालूम करने के लिए ऐसा सोचना है कि रोटर का एमएमएफ स्टेटर को कैच करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी भी देखो यहां टॉर्क कैसा बना था भाई? एंटी क्लॉकवाइज बना था ना, क्योंकि ये साउथ पोल इस नॉर्थ की तरफ आना चाहता था और ये साउथ पोल इस नॉर्थ की तरफ आना चाहता था। तो हम क्या चाहते थे कि दोनों के जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक साथ आ जाएं, ताकि साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट कर ले और नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट कर ले। सेम वे में जब स्टेटर का एमएमएफ रोटर का एमएमएफ स्टेटर को कैच करने की कोशिश करेगा तो रोटर पे इस बार टॉर्क लगेगा इस टाइप से। दैट रोटर एमएमएफ है एफएफ। जो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ है वो रोटर का एमएमएफ है। तो रोटर एमएमएफ एफएफ स्टेटर यानी एफएआर को कैच करने की कोशिश करेगा तो टॉर्क लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें लिखना इवन इन अ मोटर द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड सच दैट द फील्ड और रोटर एमएमएफ शुड कैच द स्टेटर और आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, इसीलिए टॉर्क कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है ना? और जिस डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा उसी डायरेक्शन में रोटेशन भी आएगा, ओमेगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो जनरेटर और मोटर दो तरह की मशीन हम सिंक्रोनस के अंदर लेते हैं। दोनों के अंदर टॉर्क प्रोडक्शन होता है,
टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि स्टेटर और रोटर पे बनने वाले मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, और ऐसा होने से जो टॉर्क बनता है, मोटर में वो रोटेशन को सपोर्ट करता है, जनरेटर में वो रोटेशन को अपोज करता है। कोई तुमसे पूछे एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं टॉर्क प्रोडक्शन की, कि द बोथ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और दूसरी स्टेटर एंड रोटर शुड बी वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स। ये दो बेसिक कंडीशन होती हैं जिनकी मदद से पता चलता है कि मशीन वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी। और दूसरा, ये टॉर्क एंगल, पावर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ये तीनों एमएमएफ आगे बहुत बार देखने मिलेंगे, एफएफ, एफआर, एफएआर, ये तीनों एमएमएफ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है सिंक्रोनस मशीन में। एक और अच्छी बात क्या पता चली, सिंक्रोनस मशीन में स्पेस और टाइम आपस में रिलेटेड होते हैं, जिस कारण से सिंक्रोनस में फेजर और वेक्टर सेम डायग्राम पे ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन एंगल्स कौन से यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल एंगल। टॉर्क का जो मैंने फॉर्मूला बता भी रखा है उसमें भी लैम्डा एंगल जो होता है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एंगल। और कुछ नए एंगल्स भी पता चले, जैसे लैम्डा और डेल्टा तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में देख चुके थे, यहां हमें एक नया एंगल मालूम चला, साई, दैट इज द एंगल बिटवीन ईएफ एंड आईएफ। ठीक है, तो यहां पे हमारा मशीन का थोड़ा और इंटरनल चीजें हमें पता चली, थोड़ा सा हम वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम की तरफ बढ़े हैं। अब आगे आगे हम लोग कोशिश करेंगे मशीन के इक्विवेलेंट सर्किट पे जाने की, कि कैसे इस मशीन की पूरी वर्किंग को एक नॉर्मल से छोटे से सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सब बातें आगे होने वाली हैं। अब आगे आगे क्या होगा देखो, जो अब एनालिसिस हम कवर करेंगे वो पूरा सिलेंड्रिकल रोटर के लिए बात होगी, ठीक है। और उसके बाद सेलिएंट पोल को अलग से कवर किया जाता है, क्योंकि दोनों मशीन की मॉडलिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर ना दो पार्ट्स बन जाते हैं, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल। लेकिन अगर सही टेक्निक से कवर करोगे, अब आगे जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल कहीं से कहीं तक भी टफ नहीं पड़ेगा। बट ये चीजें ध्यान रखते चलना, जो जो चीजें मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। जैसे मैंने टॉर्क में भी 2-3 पॉइंट लिखवाए हैं, क्योंकि इन पे 1 मार्क क्वेश्चन सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा ही सिंक्रोनस में आगे के लिए रखना। देखो अभी तक फॉर्मूले बहुत कम हुए हैं, केपी, केडी, केडब्ल्यू आया है और ईएमएफ का आया है। अब आगे जब फॉर्मूलेज आते हैं तो कौन से फॉर्मूले को कैसे मैनिपुलेट करना है, क्या याद रखना है, ये सब बातों पे ध्यान देना। ये सब बातें अगर ध्यान रखते हो तो सिंक्रोनस का क्वेश्चन टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे की बातें अगले लेक्चर में करते हैं, और अगले लेक्चर से तैयार रहना कि अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप लोगों का इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।